अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। अगला रोज़ मेरे लिए बेहद तजस्सुस भरा था, क्योंकि दूसरे दिन ठीक 12 बजे दुश्मन की एटमी अबदोज़ में लगाए गए इंतहाई धमाका खेज पेंसिल बमों को पांडेचेरी की बंदरगाह पर फटकर तबाही मचानी थी, जिसकी जिम्मेदारी मुझे सनहाली एजेंटों के सरबराह संघू पर डालना थी। दूसरे दिन बस्ती में संघू की लाश मिली तो वहाँ शोर मच गया। वो औरत जो रात को संघू के कमरे में थी फरार हो चुकी थी। लाश इस हालत में बरामदे में पड़ी हुई मिली कि उस पर चाकू के 3 गहरे जख्म थे। लाश की शेहरा कटी हुई थी। गर्दन पर पिछली जानिब 3 इंच लंबा घाव था। एक गहरा जख्म सीने में दिल पर लगा था। क्योंकि संघू जेटी पर काम करता था, इसलिए इंस्पेक्टर नाथन उसकी तफ्तीश कर रहा था। ये सारी तफसील मुझे दिन के वक्त जेटी के ऑफिस में जाते ही चिपड़ासी ने बता दी थी। मालूम हुआ कि इंस्पेक्टर नाथन बस्ती में गया है। मैं भी उसके पीछे चल दिया। मुझे इंस्पेक्टर नाथन से मिलते ही उसकी आंखों और चेहरे पर यह पड़ना था कि उसे मेरे बारे में संघू ने कुछ बताया तो नहीं। इंस्पेक्टर नाथन के साथ जेटी के कुछ सिपाही भी थे। मुझे आता देखकर इंस्पेक्टर नाथन मेरी तरफ बढ़ा। मेरी निगाहें उसके चेहरे के एक एक तासुर को पढ़ने लगीं। मैंने अपने तजर्बे से अंदाज़ा लगा लिया कि उसे संघू ने मेरे बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया था। इंस्पेक्टर नाथन संघू के कत्ल से सख्त परेशान था। कहने लगा, जेटी का एक मजदूर कत्ल कर दिया गया है। किसी औरत का झगड़ा लगता है। बस्ती के लोगों का कहना है कि शाम को उसके पास एक औरत आई थी। हम उसे तलाश कर रहे हैं। मैंने संघू की लाश को देखा और इंस्पेक्टर नाथन को एक तरफ ले जाकर कहा, यह तो वही सनहाली एजेंट है इंस्पेक्टर, जिसकी हमें तलाश थी और जिसने मुझे अपना आदमी ख्याल करते हुए बताया था कि एटमी अबदोज़ में बम लगा दिए गए हैं। इंस्पेक्टर नाथन हैरत में गुम हो गया। कहने लगा, क्या तुमने इसे ठीक पहचाना है? मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती हैं। ये वही मगरूर सनहाली एजेंट है। इंस्पेक्टर नाथन ने मुझे राजदारी में लेते हुए कहा, यह बात किसी को बताना मत। ये हमारे हक में अच्छा हुआ है, लेकिन हम पुलिस को यही रिपोर्ट करेंगे कि ये हमारे यहाँ जेटी पर कभी कभी मजदूरी करने आ जाता था और किसी औरत के मामले में फंस कर मार दिया गया है। एक बहुत बड़ा बोझ मेरे कंधे से उतर गया था। ना सिर्फ ये कि संघू हमेशा हमेशा के लिए मेरे रास्ते से हट गया था, बल्कि इंस्पेक्टर नाथन को भी मेरे बारे में असल हक़ाइक़ का इल्म नहीं हो सका था। मैंने दिन के 12 बजे होने वाले एटमी अबदोज़ के धमाके के सिलसिले में राहें हमवार करनी शुरू कर दी। इंस्पेक्टर नाथन मेरे साथ जेटी के लेबर ऑफिस में आ गया। उसने फ़ोन करके कन्याकुमारी पुलिस चौकी को कत्ल की इतला कर दी थी। थोड़ी देर में पुलिस ने वहां पहुंचकर लाश अपने कब्जे में ले ली थी। मैं इंस्पेक्टर नाथन के ऑफिस में बैठा काफ़ी पी रहा था। इस वक्त दिन के 10 बज रहे थे। पांडेचेरी में अबदोज़ के धमाके को 2 घंटे बाकी रह गए थे। मैंने चेहरे को फिक्रमंद बनाते हुए कहा, इंस्पेक्टर, मुझे खतरा है कि इस कत्ल के बाद सनहाली तकरीबकार हमारी अबदोज़ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इंस्पेक्टर नाथन ने सिगार सुलगाते हुए कहा, पांडेचेरी में हमारी सिक्योरिटी इतनी ज़बरदस्त है कि किसी किस्म के सपूताज का सवाल ही पैदा नहीं होता। पांडेचेरी बहुत बड़ी चेरी है और वहाँ सिक्योरिटी के अमले की तादाद यहाँ के मुकाबले में 10 गुना ज़्यादा है। यूरेनियम मैंने पहले ही अबदोज़ के खुफिया बक्स में से निकाल कर ज़मीन में दफन कर दिया था। अबदोज़ के तारपेडो रूम में इंतहाई ताकतवर बम भी लगा दिए गए थे। सवाल ही पैदा नहीं होता कि टाइम बम ना फटे और अबदोज़ के परखच्चे ना उड़े। टाइम बम इंतहाई जदीद और ताकतवर थे। ठीक वक्त पर उनका फटना भी यकीनी था और वक्त था दिन के 12 बजे। इंस्पेक्टर नाथे ने मुझे कहा, कैप्टन मेहता, मैं ज़रा पुलिस की चौकी तक जा रहा हूँ। तुम यहाँ की पुलिस को नहीं जानते, कोई गड़बड़ न कर दें। तुम अपने क्वार्टर में जाकर थोड़ा आराम करो। जेटी पर अब तुम्हें ज़्यादा नहीं आना चाहिए। मैंने उठते हुए कहा, इंस्पेक्टर नाथन, दिल्ली हेडक्वार्टर ने मुझे जिस काम के लिए भेजा था वो पूरा कर चुका हूँ। यूरेनियम समेत हमारी एटमी अबदोज़ कन्याकुमारी की बंदरगाह से खैरियत के साथ गुजर गई है। भगवान की कृपा से अब ये 1-2 रोज़ में कलकत्ता पहुंच जाएगी। मैं तो वैसे भी अब फारिग हूँ। अच्छा, अब जाकर आराम करता हूँ। इंस्पेक्टर नाथे ने बेद उठाकर बगल में दबाया, मेरे साथ लेबर ऑफिस से बाहर निकला और हम सीधी सड़क पर चलने की बजाय दरख्तों के दरमियान से होकर चल पड़े। आगे जाकर इंस्पेक्टर नाथन बस्ती की तरफ है और मैं अपने क्वार्टर की तरफ हो गया। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि इंस्पेक्टर नाथन पर संघू ने मेरा राज फाश नहीं किया था। अगर वो ऐसा कर देता तो अजियतनाक तशद्दुद की भयानक मौत मेरी किस्मत में लिखी जा चुकी होती। इस वक्त दोपहर के 11 बजे थे। मैं अपने क्वार्टर वाले कमरे में आ गया। हर 10 मिनट के बाद मैं मेज़ पर रखे छोटे टाइम पीस पर वक्त देखता।
अब दोस्त के फटने में जब आधा घंटा रह गया तो मैं अपने कमरे से निकलकर दरख्तों में बनी हुई अपनी झोंपड़ी में गया। वहाँ सिवाय ज़मीन पर बिछे हुए बोरिए और दो एक खाली बर्तनों के कुछ नहीं था। जहरीला सिगार वो आखिरी था जिसे शंखू ने पाँव तले मसल कर बेकार कर दिया था। मैंने बोरियों को उठाकर देखा, नीचे कुछ नहीं था। अपना साइलेंसर वाला रिवॉल्वर मैंने पहले वहाँ से ले जाकर अपने कमरे में छुपा कर रख दिया था। दिन के 11:15 बज रहे थे। मैं अपने क्वार्टर वाले कमरे में बेचैनी से इधर उधर टहलने लगा। सिगरेट निकाल कर सुलगा लिया। सिगरेट के कड़वे कश लगे। मैंने उसे स्ट्रे में बुझा दिया। मेरी नज़रें कलाक पर जमी थीं। सेकंड की सुई टक टक करती अपनी गर्दश में लगी थी। इस बात की तस्दीक मैंने इंस्पेक्टर नाथन से मिलकर कर ली थी। कैट में अब दोस्त अभी तक पांडेचेरी की बंदरगाह पर ही खड़ी है। 12 बजने में जब 5 मिनट रह गया तो मैं उठकर रसोई में चला गया। फ्रिज खोलकर ठंडे पानी की बोतल निकाली, पानी के 2 घूंट पिए और वापस कमरे में आकर टाइम पीस के सामने पलंग पर बैठ गया। अचानक मुझे अपने छोटे ट्रांसमीटर का ख्याल आया जिसे मैंने क्वार्टर के सामने सुबुल के दरख्त के नीचे एक जगह छुपा दिया था। ऐसा मैंने एहतियात के तौर पर किया था। धमाके के बाद कुछ भी हो सकता था। मुझ पर शुबा भी किया जा सकता था, अगरचे इसका इम्कान बहुत कम था। मगर भारतीय हुकूमत के इतने बड़े नुकसान के बाद मुझे भी दायरे तफ्तीश में शामिल किया जा सकता था। हाँ, ये तफ्तीश मुझसे छुपा कर की जाती है। टक 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 सेकंड की सुई गर्दिश कर रही थी। 12 बजने में 3 मिनट बाकी रह गए थे। फिर 1 मिनट गुजर गया। फिर 12 बजने में आधा मिनट रह गया। ये कभी हो नहीं सकता था कि मेरे लगाए गए इंतहाई जदीद और ताकतवर बम न फटे। मैं अपनी जगह पर बिल्कुल साकत हो गया। सेकंड को सुई 12 के हिस्से से आगे निकल गई। पांडेचेरी वहाँ से बहुत दूर थी। मुझे एटमी अब दोस्त के धमाके की आवाज़ सुनाई नहीं दे सकती थी, मगर मुझे यकीन था कि धमाका हो चुका है और एटमी अब दोस्त के परखच्चे उड़ चुके थे। बस थोड़ी देर में इंस्पेक्टर नाथन के लेबर ऑफिस में एक फ़ोन कॉल या वायरलेस पैगाम आना था और यहाँ भी अफरा तफरी मच जानी थी। मैं जल्दी से उठा, गुसलखाने में जाकर मुंह हाथ धोया, फ्रिज में से मछली निकाल कर गर्म किया, उसे भी रोटी के साथ खाया। काफ़ी बनाई और मग हाथ में लेकर अपने कमरे में आकर कुर्सी पर बैठकर घोंट घोंट करके पीने लगा। एटमी अफदोस की तबाही ने भारतीय वजारत दिफा और वजारत दाखिला और सीक्रेट सर्विस में कोहराम मचा दिया होगा। अब तक हज़ारों फ़ोन कॉलें और खुफिया सिग्नल फ़िज़ा में मुंतशिर हो चुके होंगे। मिलिट्री और सिविल दोनों सीक्रेट सर्विसेज हरकत में आ गई होंगी। हो सकता है इस वक्त तक वजारत दिफा का हंगामी इजलास भी बुला लिया गया हो, जिसकी सदारत भारत की प्राइम मिनिस्टर कर रही हो। मैं फौरी तौर पर एटमी अफदोस की तबाही की तस्दीक करना चाहता था, मगर मेरा जेटी पर इस वक्त जाना मुनासिब नहीं था। मुझे अपने आप का बिल्कुल बेताल्लुक रखना था और अफदोस की तबाही की खबर सुनने पर उस रद्द अमल का इजहार करना था जिसका इजहार इंस्पेक्टर नाथन ने किया होगा। वक्त बड़ी मुश्किल से गुजरने लगा। काफ़ी का मग खाली हो गया। मैं उठकर अपने कमरे में आ गया। मैंने ठंडी पतलून और बूट शर्ट पहन रखी थी। इसी तरह सिगरेट सुलगाकर पलंग पर लेट गया। तस्वुर तस्वुर में पांडेचेरी पहुंच गया, जहां बंदरगाह पर चारों तरफ आग लगी थी। शोले आसमान को छू रहे थे। इंजन आग बुझाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। मेरे ख्यालात का सिलसिला टूट गया। कोई तेज तेज कदमों से बरामदे में दाखिल हुआ था। कैप्टन मेहता, यह इंस्पेक्टर नाथन की घबराई हुई आवाज़ थी। मैं जल्दी से उठकर बरामदे में आया। इंस्पेक्टर नाथन इंतहाई परेशानी के आलम में इधर उधर टहल रहा था। उसका सांस फूला हुआ था। मुझे देखते ही बोला, हमारी सबमरीन ब्लास्ट हो गई है। अभी अभी पांडेचेरी से सिग्नल मौसूल हुआ है। यह बहुत बुरा हुआ है कैप्टन। कुछ समझ नहीं आता कि अब क्या होगा। मेरी अदाकारी शुरू हो गई। मैं जैसे गंग होकर रह गया। इंस्पेक्टर नाथन, क्या तुम होश में हो? इंस्पेक्टर नाथन ने मुझे बांस की कुर्सी पर बैठने का इशारा किया, फिर खुद भी दूसरी कुर्सी पर बैठ गया। अपने माथे को पकड़कर दो एक बार दबाया, फिर मुर्दा आवाज़ में बोला, आखिर वही हुआ जिसका हमें खतरा था। यह हमारी सबसे कीमती सबमरीन थी। इसके साथ यूरेनियम भी तबाह हो गया। माई गॉड, ये बहुत बड़ा नुकसान है, हमारी खैर नहीं। हो सकता है हमें सस्पेंड कर दिया जाए। मैंने इंतहाई परेशानी का इजहार करते हुए कहा, नाथन, मुझे अपनी मौतरी की कोई परवाह नहीं। हमने सबमरीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी, लेकिन पांडेचेरी की सिक्योरिटी ने गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया है। अफसोस इस बात का है कि हमारे भारतवर्ष का बेपनाह नुकसान हो गया है। हमारे प्रेस्टीज को धक्का लगा है। काश हम खुद पांडेचेरी चले गए होते तो वो लोग सनहाली तकरीबकारों को डिटेक्ट नहीं कर सके। माई गॉड। इंस्पेक्टर नाथन बेचैनी से उठ खड़ा हुआ।
और उसके होंठ खुश्क हो रहे थे। बोला, तुम मेरे साथ हो। दिल्ली से बार बार सिग्नल आ रहे हैं। सबमरीन कब चली थी? किसने चेकिंग की थी? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मुझे मालूम था कि राजधानी के हमारे हेडक्वार्टर से भी फ़ोन आएगा और मुझसे रिपोर्ट तलब की जाएगी। चुनाचे मैंने जल्दी से क्वार्टर को ताला लगाया और इंस्पेक्टर नाथन के साथ जेटी के लेबर ऑफिस में आ गया। हमारे दाखिल होते ही फ़ोन की घंटी चीख उठी। हेलो। इंस्पेक्टर नाथन की आवाज़ बुखलाई हुई थी। उसने यस सर पुलिस स्पीकिंग कहा और फ़ोन मुझे दे दिया। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, कैप्टन रामकिशन मेहता। मैंने अपने दिल्ली वाले सीआईडी हेडक्वार्टर के सेक्रेटरी नंबर 2 तिवाड़ी की आवाज़ पहचान ली। यस सर, मैं कैप्टन रामकिशन मेहता बोल रहा हूँ। मैं दिल्ली हेडक्वार्टर से तिवाड़ी बोल रहा हूँ। टंडन साहब से बात करो। ये वही खद्दर पोष तोते जैसी नाक सुनहरी अनक वाले गंजे पुरुषोत्तम टंडन थे जो भर्ती प्रधानमंत्री के सेक्रेटरीट के चीफ इंटेलिजेंस ऑफिसर थे और जिनके बारे में मेरी छठी हिस्स कभी कभी खबरदार कर दिया करती थी कि इस हिंदू इंटेलिजेंस अफसर से होशियार रहो। मैंने टंडन जी को नमस्ते कहा। उन्होंने जवाब में तेज आवाज़ से कहा, आखिर यह सब कुछ क्यों हुआ? तुम्हें वहाँ किस लिए भेजा गया था? वो मुझ पर बरस रहे थे। मैंने कहा, सर, मैंने अपने जोन में ड्यूटी पूरी कर दी थी। ये पांडिचेरी में सबूताज हुआ है। परसोत्तम टंडन ने तल्ख लहजे में कहा, यह अंदाज़ा लगाना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर सख्त अपसेट हैं। मैं अभी उनके पास से उठ कर आ रहा हूँ। फ़ौरन पांडिचेरी पहुँच मुझे फुल रिपोर्ट दो। तुम मेरा सीक्रेट फ़ोन नंबर जानते हो। कटक से फ़ोन बंद कर दिया गया। इंस्पेक्टर नाथन मुंह खोले मुझे तक रहा था। मैंने गहरा सांस भरकर रिसीवर रख दिया। इंस्पेक्टर नाथन की परेशानी हक बजानिब थी, जैसा कि मैं पहले लिख चुका हूँ। इंस्पेक्टर नाथन को कीमत खलाज करने की गर्ज से कन्याकुमारी के इस फौजी बंदरगाह के मजदूरों का लेबर ऑफिसर बना दिया गया था। असल में वो इस सारे इलाके का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर था और वह मुअत्तल होने से नहीं बच सकता था, बल्कि खतरा यह भी था कि उस पर मुकदमा चलाया जाए। उसने खुश्क आवाज़ में पूछा, कौन था? मैंने कहा, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट का चीफ इंटेलिजेंस ऑफिसर पुरुषोत्तम दास टंडन था। मैंने अपने आप को बेदिली से कुर्सी पर गिरा दिया और परेशान होकर बोला, कसूर पांडिचेरी की सिक्योरिटी का है और सारा इल्ज़ाम हमारे सर थोपने की कोशिश की जा रही है। इंस्पेक्टर नाथन के चेहरे पर हवाएं उड़ रही थीं। मैंने उसे हौसला देते हुए कहा, तुम फिक्र न करो इंस्पेक्टर नाथन। तुमने अपने जोन से सबमरीन को ऑल क्लियर की रिपोर्ट वसूल करने के बाद गुजार दिया था। इंस्पेक्टर नाथन ने मुर्दा आवाज़ में कहा, कैप्टन साहब अपनी खाल बचाने की फिक्र में है। तुम देख लेना, हम दोनों फंस जाएंगे, बल्कि तुम भी छोड़ जाओगे। मैं फांसी के तख्ते पर लटका लिया जाऊंगा। मैंने इंस्पेक्टर नाथन को एक बार फिर तसल्ली दी और कहा, टंडन जी मुझे पांडिचेरी जाकर हादसे की फुल रिपोर्ट सबमिट कराने को कहा है। मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरे साथ चलो। यहाँ अकेले तुम ज़्यादा परेशान हो गए। इंस्पेक्टर नाथन ने मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया और आजी से बोला, कैप्टन, तुम तो मेरे हक में गवाही दोगे ना? तुम तो जानते हो कि हमने सबमरीन की किस तरह चेकिंग की थी। सब ठीक था। मैंने कहा, इसमें क्या शक है, मगर नुकसान बेपनाह हुआ है। सबमरीन के परखच्चे उड़ गए हैं। ख्याल है कि हमले का कोई आदमी नहीं बच सका। बहरहाल पांडिचेरी पहुंचने के बाद हम तकरीबकारों का सुराग लगाकर दम लेंगे। ये इन लोगों का सबूताज है। हमने तो पहले ही कैप्टन शिवाजी से कह दिया था कि अवधूत को पांडिचेरी ले जाने की बजाय सीधा कलकत्ता की तरफ चला जाए। इंस्पेक्टर नाथन फौरन बोला, मैंने अपनी रिपोर्ट में यही तजवीज़ पेश की थी, मगर सबमरीन का कैप्टन शिवाजी ज़िद्दी आदमी था। अपने साथ उसने हमें भी मरवा दिया है। अब कुछ पता नहीं क्या होगा। मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं। इंस्पेक्टर नाथन की आवाज़ भर आ गई। मैं उसे हौसला देने की कोशिश करने लगा, मगर उसे कहाँ हौसला आता। वो खूब जानता था कि ऊपर वाले अपनी चमड़ी बचाने के लिए उसे कुर्बानी का बकरा ज़रूर बनाएंगे। अपने साथ मैं उसे इसलिए पांडिचेरी ले जाना चाहता था कि वो पांडिचेरी के सिक्योरिटी अमले को जानता था और मुझे बड़ी सहूलत हो जाती है और मैं अपनी रिपोर्ट आसानी से तैयार कर सकता था। मैंने इंस्पेक्टर नाथन को अपनी बातों से कम अज़ कम इतना यकीन ज़रूर दिया कि उसकी नौकरी नहीं जाएगी और अगर उसे मुअत्तल भी कर दिया गया तो वो बहुत जल्द बहाल हो जाएगा, क्योंकि मैं उसके हक में गवाही दूंगा। इंस्पेक्टर को कुछ हौसला हो गया। मैंने उसे कहा, मिलिट्री एयरपोर्ट से पता करें कि हमें कोई तैयारा पांडिचेरी ले जा सकता है। वहाँ से पता चला कि सिर्फ एक डीकोटा एयरबेस पर मौजूद है जिसकी ओवरहॉलिंग हो रही है और सुबह 8 बजे एक छोटा फोकर रामेश्वरम से आएगा। उसमें सवार होकर हम पांडिचेरी जा सकते हैं। रेल के जरिए जाने से 1.5 दिन लग जाता था। हमने यही तय किया
कि दूसरे रोज़ सुबह 8 बजे पांडिचेरी के लिए रवाना हो जाएंगे। थोड़ी थोड़ी देर बाद फ़ोन आ रहे थे। ये तमाम टेलीफोन मद्रास, केरल और दिल्ली के सिक्योरिटी वालों के थे। इंस्पेक्टर नाथन बार बार एक ही बात दोहरा रहा था कि हमने ऑल क्लियर की रिपोर्ट मिलने पर सबमरीन को रवाना होने की इजाज़त दी थी। अभी शाम नहीं हुई थी कि मद्रास हेडक्वार्टर से चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर गणेशम भी अपने 2 आदमियों के साथ तहकीकात करने वहां पहुंच गया। उसने मुझसे भी मुलाकात की, हमसे पूरी रिपोर्ट ली और हमारे बयानात लिखवा कर फाइल में रखे और जेटी पर जाकर उस जगह का मुआयना किया जहां एटमी अफदोस कुछ वक्त लंगर अंदाज रही थी। फिर गोदाम का भी मुआयना किया। अभी तक सिक्योरिटी ऑफिसर मिस्टर गणेशम ने इंस्पेक्टर नाथन को यह नहीं बताया था कि उसे मुअत्तल कर दिया गया है। वो पहले उसे पूरी मालूमात हासिल कर लेना चाहता था। फिर जब उसने नाथन से कहा कि महकमे ने उसे मुअत्तल कर दिया है तो इंस्पेक्टर नाथन करीब करीब बेहोश हो गया। हमने उसे पानी पिलाया, हौसला दिया और उसे ऑफिस के दूसरे कमरे में ले जाकर लिटा दिया। रात को हम सब ने वहीं बंदरगाह के ऑफिस में ही खाना खाया। इसके बाद सिक्योरिटी ऑफिसर गणेशम अपने 2 आदमियों के साथ रेस्ट हाउस में आराम करने चल दिया। इंस्पेक्टर नाथन को मैंने उसके बस्ती वाले क्वार्टर में छोड़ा। हमारा प्रोग्राम दूसरे रोज़ पांडिचेरी इकट्ठा जाने का था, मगर अब इंस्पेक्टर नाथन के मुअत्तल होने से सूरत हाल बदल गई थी। मद्रासी सिक्योरिटी ऑफिसर ने उसे वहीं रुकने के लिए कहा था। अब मुझे दूसरे रोज़ अकेले ही पांडिचेरी रवाना होना था। मैं अपने क्वार्टर वाले कमरे में आ गया। आज की रात मेरा इस क्वार्टर में वैसे भी रहना ज़रूरी था, क्योंकि मुझे रात के 10 बजे के बाद पाकिस्तान में अपने बॉस से रब्ता कायम करना था। खाना मैं ऑफिस से खा कर आया था। पांडिचेरी जाने के लिए मुझे किसी किस्म की खसूसी तैयारी की ज़रूरत नहीं थी। कपड़े मेरे पास मौजूद थे। एक ब्रीफ केस भी था। दिल्ली हेडक्वार्टर की एक फाइल उसमें पहले से रखी हुई थी। उस ब्रीफ केस में मेरा दिल्ली हेडक्वार्टर का शनाख्ती कार्ड भी था, जिस पर मेरी तस्वीर के नीचे मेरा नाम कैप्टन रामकिशन मेहता लिखा था और सरकारी मोहर लगी थी। इसके अलावा कुछ करेंसी नोट भी थे। मेरी एक डायरी थी जिस पर मेरे दिल्ली वाले मकान का पता और दोस्तों के और होने वाली बीवी से जाता के टेलीफोन नंबर दर्ज थे। मैंने घड़ी देखी, अभी 10 बजने में 1 घंटा बाकी था। मैं पतलून बूट शर्ट में ही रहा और सिगरेट सुलगाकर काफ़ी बनाने लगा। कुछ देर पलंग पर बैठा काफ़ी पीता रहा। खबरों में ऑल इंडिया रेडियो ने एटमी अफदोस की तबाही की खबर बिल्कुल नहीं दी थी। एक छोटी सी खबर में यह महज बताया गया था कि आज दिन में पांडिचेरी बंदरगाह की एक जेटी पर आग भड़क उठी, जिसे आग बुझाने वाले अमले ने फ़ौरन बुझा दिया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हालांकि हमारी इतला के मुताबिक अफदोस के साथ उसके अमले के भी पर खदशे उड़ गए थे। लोगों का नुकसान इसलिए नहीं हुआ था कि एटमी अफदोस जेटी से दूर एक खाड़ी में लंगर अंदाज थी, जहाँ एक टीले की ओर थी। हुकूमत ने इस खबर को नशर नहीं होने दिया था। जब रात के ठीक 10 बज गए तो मैंने कोने वाली बोरियों के नीचे छोटा मगर ताकतवर ट्रांसमीटर निकाला और उसे ऑन करके खास फ्रिक्वेंसी मिलाने की कोशिश करने लगा। बाहर रात की खामोशी काफ़ी गहरी हो चुकी थी। कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। ट्रांसमीटर में से टोन की आवाज़ निकली और फिर दूसरी तरफ से किसी ने मरमूज कोड में अपना नंबर दोहराया। यह हमारा ख़ास कोड था। मैंने भी फ़ौरन अपना कोड नंबर बोला। दूसरी तरफ से मेरे बांस की आवाज़ सुनाई दी। वो मरमूज हरूफ में बात कर रहा था, जिसमें लफ्ज़ कोई नहीं था, ताकि दोनों तरफ कोड को खोलने और इबारत बनाने में आसानी रहे। मैंने एक इंतहाई गैर जिम्मेदारी का काम किया था। इस रोज़ कुछ कैफियत ऐसी है जानी रही थी कि मैं दरवाज़ा बंद करना भूल गया। वैसे भी मेरा क्वार्टर लेबर ऑफिस से दूर जंगल में था और रात के वक्त वहाँ जिस शख्स के आने की तवक्को थी वो कत्ल कर दिया गया था। सनहाली एजेंट संगोई वक्त बे वक्त अचानक निकल आता था। उस वक्त इतफाक देखिए कि रिवाल्वर मुझसे 6-7 कदमों के फासले पर तकिए के नीचे पलंग पर पड़ा था, क्योंकि मैं रात को रिवाल्वर को अलमारी की दराज से निकाल कर तकिए के नीचे रख कर सोता था। मैं पलंग की पैंती की जानब लकड़ी के फर्श पर बिछी हुई चटाई पर बैठा ट्रांसमीटर पर अपने पाकिस्तानी बात से बात कर रहा था। दीवार वाला हल्का बल्ब भी रोशन था। पहले मैंने ऐसा कभी ना किया था, लेकिन उस रोज़ इंतहाई बेपरवाह होकर ऐसा खतरनाक काम कर रहा था। बास को एटमी अफदोस की तबाही की इतना पहले ही पहुंच चुकी थी। उसने मुझे मुबारकबाद दी और कहा कि मुझे अब दूसरे मिशन के बारे में दिल्ली में खबर कर दी जाएगी। वायरलेस पर मैं 15-20 मिनट तक बातें करता रहा। बहुत सी इन्फॉर्मेशन दी गई। फिर अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे बाहर बरामदे में कोई आदमी मौजूद है। मैंने वहीं ट्रांसमीटर बंद करके उसे पलंग के गद्दे के नीचे खिसका दिया और खुद आहिस्ता से उठकर दीवार के साथ दबे पाँव चलता दरवाजे तक आया। एक बार तो मेरे पाँव तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरे सामने इंस्पेक्टर नाथन खड़ा
मुझे खा जाने वाली नज़रों से घूर रहा था। मैंने फ़ौरन अपने आप को संभाला और पूछा, इंस्पेक्टर नाथन, तुम इस वक्त कैसे आ गए? खैरियत तो है? इंस्पेक्टर नाथन की आंखों से चिंगारियां फूट रही थीं। गुस्से में दांत पीसते हुए कुर्राया, कैप्टन तुम और पाकिस्तानी एजेंट, मुझे यकीन नहीं आता, मगर तुम बच कर नहीं जा सकते। एटमी अफदौज की तबाही का मामला अब हल हुआ है। मेरी खुशकिस्मती थी कि इंस्पेक्टर नाथन वर्दी में नहीं था और उसकी पेटी में पिस्तौल नहीं लगा था। वो शब खाबी के लिबास में था और कोई ज़रूरी बात करने मेरी तरफ आया था। उसने अंदर से मेरी बातें करने की आवाज़ सुनी तो दरवाजे के पास आकर रुक गया। फिर उसने कोड अल्फाज में मुझे बातें करते सुना तो फ़ौरन समझ गया कि मामला क्या है। आखिर वह खुद सीक्रेट सर्विस का आदमी था। फ़ौरन समझ गया कि मैं किसी दूसरे मुल्क की सीक्रेट सर्विस से बात कर रहा हूँ। वायरलेस ट्रांसमीटर पर मुझे दिल्ली बात करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि दिल्ली और मद्रास में उसके ऑफिस पर लगे फ़ोन पर ही बात कर लिया करता था। और अपने रेडियो ट्रांसमीटर की बाबत मैंने इंस्पेक्टर नाथन से कभी जिक्र तक नहीं किया था, सिवाय पाकिस्तान के। मैं किसी और मुल्क का एजेंट नहीं हो सकता था। इस बात पर इंस्पेक्टर नाथन की मौत भी मेरे हाथों यकीनी हो गई थी। सनहाली एजेंट के बयान को तो मैं किसी कदर झुठला भी सकता था, मगर इंस्पेक्टर नाथन की रिपोर्ट को मैं किस हालत में भी नहीं झुठला सकता था। इस बात के लिए मैं खुदा का शुक्र बजा ला रहा था कि इंस्पेक्टर नाथन के पास पिस्तौल नहीं था, वरना वो दरवाज़ा खोलते ही मुझे शूट कर देता और मैं अपना बचाव नहीं कर सकता था। दूसरी शुक्र बजा लाने वाली बात यह थी कि हम दोनों लेबर ऑफिस से दूर एक वीरान जगह पर अकेले थे और हमारी आवाज़ या इंस्पेक्टर नाथन की आवाज़ कोई नहीं सुन सकता था। बेचारे ने वतन परस्ती का हक अदा करते हुए मेरी गर्दन ज़रूर दबोच ली थी, मगर मेरे तजर्बे, ताकत और महारत के आगे उसकी हंसी सिफर के बराबर थी। चुनाचे दूसरे ही लम्हे उसकी गर्दन मेरे आहनी पंजे के शिकंजे में जकड़ी हुई थी। मैंने उसकी गर्दन को झटके दे रहा था और उसकी आंखें बाहर को निकल आई थीं। इसके बाद उसकी गर्दन का तनाव ख़त्म हो गया और उसका सर एक तरफ गिरने लगा। मैंने उसे आराम से फर्श पर छोड़ दिया। वो मर चुका था।